वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, कल हमने आपको बताया, टेलीग्राम पे मैसेज था कि आज की क्लास आपकी होगी जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी की क्लास तो आज होगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी क्लास, एक छोटा सा टॉपिक है सीनियरिटी का, जिसकी बात आज हम पोस्ट स्पेसिफिक क्लास में करेंगे। और ये क्लासेज आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं अगर आप प्रिपरेशन करते हैं नेटर एएसओ की, एसएससी की और सेक्शन ऑफिसर की। इन तीनों के तीनों पोस्टों में बड़ी हेल्पफुल होंगी ये क्लासेस। बाकी ऐसे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस जहाँ पे पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस पूछा जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रेगुलेशन से रिलेटेड, सीसीएस रूल से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी आपकी ये क्लासेस काम आने वाली है। तो चलो, छोटी सी क्लास है सीनियरिटी की, स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सीनियरिटी होती क्या है? ठीक है, इसका मीनिंग अगर आप हिंदी में समझोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सीनियरिटी होती है एक वरिष्ठता। ठीक है, वरिष्ठता मतलब जो ज़्यादा सर्विस है जिसकी, वो ज़्यादा सीनियर माना जाएगा, है ना। इस तरह से होता है। जैसे सोचो, आपने 2019 में ज्वाइन किया है, किसी ने 2005 में ज्वाइन किया है, तो ऑब्वियसली 2005 वाला जो कैंडिडेट है वो आपसे सीनियर होता है। लेकिन सीनियरिटी क्या है, अलग अलग बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब ये टॉपिक आपको ऐसे समझ के चलना है जैसे नेटर का आपका एग्ज़ाम होगा, एएसओ का, कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, वो ज्वाइन करेंगे, तो उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो अब उनकी सीनियरिटी कैसे डिसाइड होगी ये हम आपको बताएंगे। तो समझो इस चीज़ को। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो मेरिट के हिसाब से आपकी जनरेट होगी। तो मेरिट कैसे सोच के चलना, आप 100 में से सपोज करो 80, 80.5, 81.25, इस तरह से 3 कैंडिडेट के मार्क्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं फाइनली। तो 81.25 वाला फर्स्ट नंबर पे रहेगा सीनियरिटी में, 80.5 वाला 2 नंबर पे रहेगा सीनियरिटी में, और आपका 80 वाला 3rd पे रहेगा। समझ में आया ना। मतलब मेरिट के हिसाब से आपकी सीनियरिटी डिसाइड की जाती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। अच्छा, इससे पहले क्या होता था वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीनियर है ना वो सीनियर रहेगा। ऐसा बोलते थे कि जो सीनियर है वो सीनियर रहेगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ एज में भी। आफ्टर कंफर्मेशन सीनियरिटी इज डिसकंटिन्यूड। मतलब क्या हुआ कि 4 नवंबर 1992 से, कब से हुआ ये, 4 नवंबर 1992 से ये बोला गया कि सीनियरिटी आपकी तब से डिसाइडेड होगी जब आप कंफर्म्ड एम्प्लॉय हो जाओगे। अब ये कंफर्म्ड एम्प्लॉय क्या होता है? कंफर्म्ड ये होता है जब आप नेटर अभी ज्वाइन करोगे तो आप प्रोबेशन पीरियड पे रहोगे। ठीक है, मिनिमम होता है आपका ये 2 ईयर का, 2 साल प्रोबेशन पीरियड पे आप रहोगे। 2 साल प्रोबेशन पीरियड के बाद आपका एम्प्लॉयर यानी नेटर एक लिस्ट निकालेगा जिसमें बोलेगा कि आप आज से कंफर्म्ड एम्प्लॉय हो। तो जिस दिन से कंफर्मेशन मिलती है उस दिन से सीनियरिटी डिसाइड की जाती थी पहले। ठीक है, तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है 4 नवंबर 1992 से। अब ऐसे नहीं होता कि भाई कंफर्मेशन के बाद में सीनियरिटी डिसाइड नहीं की जाती। बेसिक सा पॉइंट है, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। चलो, एंटर सी सीनियरिटी फ्रॉम रिजर्व पैनल। अब ये रिजर्व पैनल समझने की बात ज़रूरी है आपकी कि देखो, ये नॉमिनेट किए जाते हैं। इनमें जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, जैसे यूपीएससी और एसएससी। यूपीएससी क्या होता है फुल फॉर्म? यूपीएससी सबको पता होगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है। साथ के साथ ऑफिस प्रोसीजर्स में आपको बताया था, ऑप्शन देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैच्यूरी बॉडी है। 2 ऑप्शंस में से आपको बताना है यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैच्यूरी बॉडी है। ठीक है, अब जितने भी रिजर्व पैनल है, ये वाली जो लाइन है, इन सबको मेंटेन किया जाता है यूपीएससी के थ्रू। यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है आपने हमें बतानी है। मोस्ट लाइकली सबको पता होगा यूपीएससी के बारे में। अच्छा, अब बात करेंगे सीनियरिटी ऑफ प्रमोटीज। प्रमोटीज क्या होते हैं? सोचो, आज आप ज्वाइन करते हो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। तो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यूडीसी होता है, इसके बाद में आपके चांसेस रहेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के। तो जब आप प्रमोट हो जाओगे फिर सीनियरिटी कैसे डिसाइड होगी कि भाई अब एएसओ में जो प्रमोट हुए हैं कौन सीनियर रहेगा? तो ये कैसे होती है? ये डीपीसी के द्वारा प्रमोटेड हो जाते हैं कैंडिडेट। अच्छा बच्चों, डीपीसी ना एक हमारा सिलेबस का टॉपिक भी है।
डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल प्रमोशन या प्रमोशनल होगा, देख लेना, कमेटी। मतलब एक ऐसी कमेटी होती है जिसके थ्रू जो भी फिक्स आपका टेन्योर है कि 5 साल की सर्विस के बाद इतने LDCs को UDC बनाया जाएगा सीनियरिटी के बेसिस पे, तो उस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो सीनियरिटी जो होगी ना आपकी प्रमोटेड ग्रेड में, वो सेम होती है जैसी आपकी फीडर ग्रेड में। समझ में आया? फीडर ग्रेड में मतलब आज की डेट में आप ज्वाइन करते हो ASO, तो ASO में मान लो आप सेकंड नंबर पे हो सीनियरिटी में, तो जब आप SO बनोगे, अगर प्रमोशन से बने प्रमोटीज के थ्रू, तो आप सेकंड नंबर पे ही रहोगे, ऐसा बोला गया है ये। ठीक है, तो सीनियरिटी प्रमोटेड ग्रेड पे में सेम होती है ग्रेड में जैसा आपकी सीनियरिटी फीडर ग्रेड में थी। ठीक है, जब आपने ज्वाइन किया था, जैसे जिसमें आप थे जिस पोस्ट पे, उसमें उसके एज इट इज़ ही रहने वाली है। अच्छा, कोई आदमी ऐसा है जिसको फिट फॉर प्रमोशन ना हो, मान ले उस डिसोबीडियंस की वजह से, उसके कंडक्ट्स की वजह से उसके प्रमोशंस रोके गए हों, है ना, उसके इंक्रीमेंट्स रोके गए हों, तो अब प्रमोशन तो हो ही नहीं उसका, वो अनफिट हो गया। तो जो जूनियर है ना उसका, अगर जूनियर प्रमोट हुआ है तो उसको सुपरसीड कर जाएगा। सुपरसीड का क्या मतलब हुआ? अब वो सीनियरिटी में उससे बड़ा हो जाएगा, पोस्ट भी बड़ी हो जाएगी उसकी, और सीनियरिटी में क्या होगा, वो उसको सुपरसीड कर जाएगा। ठीक है, बस आपने ये सिंपल सी बात याद रखनी है कि वो सुपरसीड कर जाएगा अगर कोई अनफिट होता है तो। प्रमोशन विदाउट कोटाज। अब ये क्या होता है प्रमोशन विदाउट कोटाज? प्रमोशन फ्रॉम मल्टीपल ग्रेड ड्यू टू स्मॉल पोस्ट देन अ कंबाइंड एलिजिबिलिटी लिस्ट इज प्रिपेयर्ड। ये क्या होता है साथियों, जैसे प्रमोशन मान ले 15 सीटें हैं, 15 कैंडिडेट्स की होनी है, और एलिजिबल आपके पास केवल 8 कैंडिडेट हैं, तब क्या करेंगे, 5, 6, 7 कैंडिडेट को उस कैडर के या उस लेवल के अकॉर्डिंगली उनको जोड़ के उसमें आप एक कंबाइंड लिस्ट बना दोगे प्रमोशन की। ठीक है, मल्टीपल ग्रेड की। समझ में आया ना मल्टीपल ग्रेड क्या होता है? मतलब जैसे सोच के चलो आप, जैसे MTS है 1800 ग्रेड पे में आता है ना, कोई और पोस्ट है 1800 ग्रेड पे में जो आती होगी, उन सब को कंबाइंड लिस्ट एक प्रिपेयर करके ना फिर प्रमोशन की जाती है। अगर स्मॉल पोस्टें होती हैं तो कम पोस्टें होती हैं, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब सीनियरिटी हमने पढ़ ली है, सीनियरिटी हमने पढ़ ली है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वालों की भी और प्रमोटीज़ की भी। अब हम सीनियरिटी में बात करेंगे रिलेटिव सीनियरिटी। तो रिलेटिव सीनियरिटी क्या होती है? ये एक आपको वैकेंसी रजिस्टर मेंटेन करना होता है। कोटा का जो रोटेशन है DR का और प्रमोशन के बीच में चलता रहता है वो। ठीक है, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कितना होगा और प्रमोशन से कितना होगा ये डिसाइडेड होता है। अच्छा, एक वैकेंसी रजिस्टर भी बनाया जाता है ताकि बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो सके DR का और प्रमोशन का। अब देखो सोच के चलना, आप 180 पोस्ट है किसी इंस्टीट्यूट में, अब एक 120 तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली है, 60 प्रमोशन वाली है, तो ये एक रेशो है, ये एक रजिस्टर है वैकेंसी रजिस्टर, जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज दिया जाता है कि कितनी आपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करानी है और कितनी आपने प्रमोशन करानी है। ठीक है, मोस्टली आप RR देखते हो, वहाँ पे लिखा होगा 50% बाई DR, 50% बाई प्रमोशन, तो हो गया ना 50%। मतलब अगर 40 सीटें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है तो 40 ही बाई प्रमोशन होंगी, तो ऐसा बोला गया है। अब न्यू वैकेंसी रजिस्टर, वैकेंसी रजिस्टर तो बनाया जाता है, लेकिन न्यू वैकेंसी रजिस्टर कब बनाया जाता है? जब या तो RR को नोटिफाई करना हो गजट में। ठीक है, राजपत्रित जो आपका गजट होता है, भारत सरकार का जो गजट होता है, अगर उसमें उसको प्रकाशित करना है तो नोटिफाई करना है, तो आपको न्यू वैकेंसी रजिस्टर बनाना होता है। अब आपने याद रखने हैं दोनों के दोनों केस, पेपर में पूछे जाएंगे अगर क्वेश्चन बनेगा तो। ठीक है, कि दोनों केस कौन कौन से हैं। सेकंड आपका केस कौन सा होता है? सेकंड होता है आपका जब कोई आपने रिक्रूटमेंट रूल में चेंजेस करा हो, जिसकी वजह से जो रिक्रूटमेंट के कैडर्स हैं, मोड्स हैं, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, सीनियरिटी, इस तरह से लिखा होगा, तो उनकी जो परसेंटेज एलोकेशन है, अगर उसमें कोई चेंजेस किया है, अमेंड किया है आपने, तो आपको एक न्यू वैकेंसी रजिस्टर बनाना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से केस होते हैं। या तो जब आपको नोटिफाई करना हो बजट में, या क्या करना हो, अमेंडमेंट करना हो RR में, जिसकी वजह से अलोकेशन ऑफ वेरियस रिक्रूटमेंट कैडर्स, मोड्स जो है वो चेंजेस हो जाता है, तब आपको क्या करना होगा, न्यू वैकेंसी रजिस्टर को जनरेट करना होता है। ठीक है साथियों, ये समझ में आया होगा आपको। अब रिलेटिव सीनियरिटी निकालने का तरीका क्या होता है, ये 4-5 तरीके बताऊंगा, आपको याद रखनी है।
ठीक है, एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे। एक तो रोटेशन ऑफ वैकेंसीज है, ये जो हम शुरू से आपको बोलते आ रहे हैं कि भाई रोटेशन ऑफ वैकेंसीज होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बीच में और आपका प्रमोटीज़ के बीच में, ठीक है, इससे आपका सीनियरिटी डिसाइड होगा। एक चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरा क्या होगा, इनएडुकेट टीआर, अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उतना सफिशेंट नहीं रहा, सोच के चलना, तो जितनी भी अनफिल्ड वैकेंसी रह जाती हैं, जैसे मान के चलना आज की डेट में अगर 20 वैकेंसी है, सोचो आप बंदे ही एलिजिबल 5 हों जो पेपर को क्लियर कर पाएँ, क्वालिफाई कर पाएँ, तो 15 वैकेंसी रह जाएंगी। तो ये अनफिल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ना, ये आपकी कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी जब कभी नेक्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट आपकी निकलने वाली होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा लैप्स हो जाएंगी, लैप्स होने का भी प्रोविज़न लिखा होता है, बट वो क्या होंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी नेक्स्ट ईयर के लिए। ये आपका डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव सीनियरिटी में आता है। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था, वो ऑर्डर में पढ़ना जरूरी है, कौन सा, के मेघाचंद्र केस, के मेघाचंद्रा का केस था। क्या केस था, उस केस के हिसाब से कुछ प्रिंसिपल्स इंक्लूड हुए आपका 19 नवंबर 2019 से। क्या प्रिंसिपल हुई कि भाई सीनियरिटी बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट ईयर अब आपकी होगी, जो आपका अपॉइंटमेंट का ईयर है ना उसके हिसाब से आपकी सीनियरिटी डिसाइड होगी, ना कि सीनियरिटी आपकी वैकेंसी के ईयर से जनरेट होगी। मान के चलो वैकेंसी तो भाई 2012 से खाली है, बंदे ने ज्वाइन किया 2019, तो 2012 से थोड़ी सीनियरिटी स्टार्ट करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ये 2019 से शुरू होगा। के मेघाचंद्र का केस था, ये 19 नवंबर 2019 से ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो साथियों वीडियो आपको कैसी लगती है लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, फर्स्ट टाइम जो व्यूअर है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है साथियों। तो टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिल जाते हैं, एक कोर्स आपका ऑफर्ड है जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो वो आपको ज्वाइन करना है तो आप मनत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो या हमें ईमेल करके पता कर सकते हो, ठीक है साथियों। अब 3 बातें मैंने आपको बता दी, अब एक होगा एक्चुअल ईयर अपॉइंटमेंट, जो आपका एक्चुअल ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट है उसके हिसाब से आपकी सीनियरिटी। एक होता है ज्वाइनिंग इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, ठीक है। तो ज्वाइनिंग जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे आपकी सीनियरिटी डिसाइड होती जाती है। तो साथियों ये हमने सीनियरिटी का बेसिक आपको पढ़ाया, कोई बड़ी बात नहीं होती, इनमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1-2 क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये क्लास भी हम करेंगे आपकी, लेकिन ये आज नहीं होगी, इसकी जगह पे अभी हम जीएसटी करने वाले हैं। ये वही है जो हमने आपको बताई थी, डीपीसी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, प्रमोशनल बोल रहे थे ना, प्रमोशन है वो, ठीक है, डीपीसी। तो डीपीसी की क्लास आपको नेक्स्ट टाइम देखने को मिलेगी। अभी इसमें क्लास में आपको केवल सीनियरिटी मिली, और सीनियरिटी के साथ साथ अब आपका हम करेंगे जीएसटी की क्लासेस, ठीक है साथियों। तो जीएसटी की क्लास स्टार्ट करनी है, उससे पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर सकते हो। तो चलो साथियों स्टार्ट करते हैं आपकी जीएसटी की क्लास। तो साथियों ये क्लास होगी आपकी जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी भी आपका एक सिलेबस का पॉइंट है, आप देखना चाहो सिलेबस देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, और आपका ऑफिशियल साइट है जो डेटर की, आप वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। ये क्लासेज आपकी निटर एसओ, एसओ और एसएससी के लिए हेल्पफुल रहेगी, और अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन है वहाँ पे भी आपकी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छा साथियों क्या होता है, ये अलग अलग आपको देखने को मिलता है। अगर CGST लिखा होगा तो इसका मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये रूल्स आपके 2017 में क्यों आए इसकी भी वजह है ना, थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा 2017 क्यों बोलते हैं इनको। तो CGST की बात करेंगे हम इसमें, ठीक है, किसकी बात करेंगे, CGST की। ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे हम आपके CGST की बात करने वाले हैं। चलो कुछ इंपॉर्टेंट रूल एंड रेगुलेशंस हैं। वैसे तो ये रूल एंड रेगुलेशन आपको जीएसटी के बारे में समझाने, जीएसटी के आपके जो काउंसिल है उसके बारे में समझाने के बाद में हमने डिस्कस करनी चाहिए थी ये चीज़ें, इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन ज़्यादा नहीं है, कुछ बेसिक हैं जो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो रूल 1 में क्या होगा आपका, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, कि जीएसटी होता क्या है, कब से शुरू होता है, ये सब लिखा होगा। सेकंड में आपका डेफिनेशन होगा, जितने भी एक्ट एंड रूल पढ़ोगे ना
आपको दो चीज़ें साथियों यही देखने को मिलेंगी, पहले में टाइटल होगा, दूसरे में डेफिनेशन होगी, है ना। तो इजी हो जाता है आपके लिए समझना। अब आपने जीएसटी के लिए एप्लीकेशन कैसे करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रूल 8 में बताया गया है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको कैसे इश्यू होगा, रूल नंबर 10 में बताया गया है। फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है, वो आपका 10A रूल में बोला जाता है। 10B में आधार ऑथेंटिकेशन की बात की जाती है जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हो तो रूल 1 हो गया आपका टाइटल, रूल 2 हो गया आपका डेफिनेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है रूल 8 में, सर्टिफिकेट मिल जाएगा 10 में आपको, बैंक की डिटेल देनी होगी 10A में, और आधार का ऑथेंटिफिकेशन जो है आपको रजिस्टर्ड पर्सन का देना होगा 10B में। तो साथियों आपने ये चीज़ें याद रखनी है, ये कुछ बेसिक रूल हमने बताए। नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको कुछ रूल देखने को मिलेंगे। तो रूल 12 क्या होगा आपका, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स और टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। मतलब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन दे देना है उनको कि भैया अब आप टैक्स डिडक्शन कर सकते हो या टैक्स कलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। रूल 13 बोलेगा जो भी नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स है ना, टैक्सेबल पर्सन है, जो भी नॉन रेजिडेंट, उनको रजिस्ट्रेशन देने की बात करता है रूल नंबर 13। स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन आपका रूल 16 के अंदर आ जाता है। और रूल 17 में बात करते हैं, आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, UIN नंबर दिया जाता है, ठीक है। एक GSTIN नंबर भी होता है आपका, GST, ठीक है बोलते हैं जिसको, ये नंबर भी आपको दिया जाता है। रूल 18 में बात की जाती है आपकी यही जो मैं आपको अभी बोल रहा था, GSTIN होगा आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। आपको डिस्प्ले करना होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को और GST के नंबर को अपने नेम बोर्ड पे, ठीक है। ये रूल नंबर 18 है। यानी कोई भी फर्म होगी, आपने नाम दिखा होगा, कोई भी लिखा होगा, जैसे मान लो गुप्ता टेक्सटाइल्स इस तरह से लिखा हुआ है, तो नीचे लिखा मिलेगा उसका GSTIN नंबर ये है, ठीक है, एड्रेस के साथ में, मोबाइल नंबर के साथ में। तो ये बोला है कि भाई जो आपका नेम बोर्ड है आप उस पर भी ये मेंशन करोगे कि आपका GST नंबर क्या है, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं बेसिकली आपका GST है क्या। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं वैसे आपको मॉक में पूछना था, पर आप याद रखना, एक होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप 50% बच्चे ऐसे हैं जो ये चीज़ गलत करेंगे। दूसरा होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आपने यही चीज़ याद रखनी है कि गुड्स भी आता है और सर्विसेज भी आता है उसमें, वो आंसर सही करना है GST की फुल फॉर्म। आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी गुड के साथ में एस नहीं लगाएंगे, कभी सर्विस के साथ में एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक्चुअल में स्पेलिंग होती क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो GST की फुल फॉर्म है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। याद रखना है, छोटा सा क्वेश्चन है, गलत हो जाता है इजीली। तो ये आपका सक्सेसर होता है वैट फैमिली का। अब वैट क्या होता है, ये छोटा सा होमवर्क है कि आपको वैट की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है साथियों। मतलब जैसे वैट चलता था ना, उसी का सक्सेसर है ये, मतलब उसी के बाद आने वाली चीज़ है ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, ठीक है। बहुत वैट और GST का सेम टैक्सेशन स्लैब होता है, GST का भी सेम स्लैब होता है और वैट का भी सेम स्लैब होता है। स्लैब समझ रहे हो ना, 5%, 8%, 18%, 28%। इट इज़ अ कम्प्रीहेंसिव। अब देखो, हर चीज़ लिखने से पहले समझाइए आपको कम्प्रीहेंसिव क्यों बोला इसको, बिकॉज इसमें सारे के सारे ऑलमोस्ट आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ज्यूम होते हैं। सब्ज्यूम क्या होता है, इसके अंदर लुप्त हो जाते हैं। मतलब जैसे कहोगे ना सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इन सब को मिला के एक ही टैक्स, दैट इज GST। तो सब्ज्यूम हुई ना, सब्ज्यूम मतलब जो उसके अंदर मिलते हैं, कि भाई अब अलग से वो नहीं मिलेंगे आपको देखने को, GST टैक्स मिलेगा देखने को, ठीक है। किसके अलावा, कुछ फ्यू स्टेट के टैक्स के अलावा, स्टेट का अपना होता है, वैसे ये कम्प्रीहेंसिव है, सारे के सारे टैक्स इसके अंदर देखने को आपको मिल जाते हैं। 5 डिफरेंट स्लैब हैं, आपने याद रखना है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। याद रखना, इजी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले 5 के बाद 8% बोला था, 8 नहीं था वो 12 था, 0, 5, 12, 18, 28, तो 28% आपका मैक्सिमम होता है, मिनिमम आपका 0% होता है,
ठीक है साथियों। अब कुछ प्रोडक्ट बताऊंगा आपको जो टैक्सेबल नहीं होते जीएसटी के अंदर, जिसमें आपके आ जाएंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एल्कोहलिक बिवरेजेस, ठीक है, यानी जो ये ड्रिंक्स होती हैं एल्कोहलिक, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके जीएसटी के कंट्रोल में नहीं आते हैं। हालांकि फिर भी इंडिविजुअल जो स्टेट है वो अलग से कुछ ना कुछ प्रीवियस टैक्स सिस्टम के हिसाब से इन पे टैक्स लगा देता है भाई, वैसे इन पे जीएसटी नहीं होता। एल्कोहल पे नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं मिलेगा, पेट्रोल प्रोडक्ट पे नहीं मिलेगा। बाकी स्टेट क्या करते हैं, स्टेट अपने कोई जो पहले टैक्स है वो कोई ना कोई जोड़ देते हैं उसमें, वैसे जीएसटी आपको देखने को नहीं मिलता है। टैक्स कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, ये डेट याद रखनी है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, जीएसटी डे भी पूछा जाता है, तो ये आपका 1 जुलाई होता है, ठीक है। और कौन से अमेंडमेंट से बनाया गया था, ये आपका संविधान का संशोधन था 101वां, 101st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से बनाया जाता है आपका जीएसटी। एक चीज़ बोली थी मैंने, 2017 क्यों लिखा जाता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017, बिकॉज 2017 में ही ये कम्स इनटू फोर्स हुए थे, आए थे 2017 में, इसलिए 2017 लगाया जाता है। उस क्वेश्चन का आंसर अब आपको देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका जीएसटी डे के तौर पे, ठीक है। तो इस स्लाइड में ना आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जीएसटी डे क्या होता है, कौन सा अमेंडमेंट था, टैक्स कब कम इनटू फोर्स कब से हुआ, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टैक्स एजम्पशन में आती हैं जीएसटी के, जिन पे टैक्स नहीं लगता जीएसटी, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको एक स्लाइड में हमने करवाए। मेरा बिल मेरा अधिकार, अब ये एक इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम है। इंसेंटिव समझ में आता है ना आपको, कि कोई उसको एक तरह से मानदेय राशि देना। किस तरह से देना, कि ये स्कीम का मतलब यही है कि आपने अपना कल्चरल और बिहेवियर चेंज करना है जनरल पब्लिक को, कि भी उनको बोलना है बिल दो हमें, आस्क फॉर अ बिल, क्योंकि वो उनका राइट है और इंटाइटलमेंट है, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला है कि भाई आप बिल के लिए बोलो, ये इस चीज़ का था, मेरा बिल मेरा अधिकार, आस्क फॉर अ बिल, इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम आपकी होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, जो टैक्स के रेट है, रूल है, रेगुलेशन है, ये सब के सब गवर्न होते हैं आपके जीएसटी काउंसिल के थ्रू, कि भाई रेट क्या रहेंगे, रूल क्या रहेंगे, रेगुलेशन क्या रहेंगे, ये आपकी जीएसटी काउंसिल बताती है। अब जीएसटी काउंसिल होती क्या है, कौन कौन मेंबर होते हैं, चेयरमैन या चेयरपर्सन आपका कौन होता है जीएसटी काउंसिल में, ये थोड़ी देर में ही हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, जीएसटी को मिडनाइट में लॉन्च किया जाता है 1 जुलाई 2017 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गुड्स जो एक्सक्लूड हैं जीएसटी से, हम पहले भी बता चुके हैं, दोबारा फिर आपको बताते हैं। टबाको प्रोडक्ट लाइक सिगरेट, अदर टबाको बेस्ड आइटम अट्रैक्ट सेपरेट टैक्सेस, ठीक है। एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन नॉट फॉर कमर्शियल यूज, जो ह्यूमन कंजप्शन वाली है उन पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के लिए यूज़ करने वाले हो तो लगेगा, ये भी याद रखना है। पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन पे नहीं लगता, लेकिन जैसे पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पिरिट है, नेचुरल गैस है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, इसका क्या मतलब है, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी विल अप्लाई एट अ लेटर डेट, लगेगा बट लेटर डेट पे लगेगा। कैसे, कि जैसे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, अब ये लाइन थोड़ी सी क्लियर है नहीं, अगर आपको क्लियर हो तो ये समझाना हमें भी, ठीक है। बाकी इसको बताऊंगा आपको कि भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट को वैसे तो एग्जेम्प्ट किया गया है, फिर ये पता नहीं क्या चीज़ है जो ऐड की गई है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम। जीएसटी काउंसिल की बात करेंगे तो एक एपेक्स मेंबर कमेटी है। आपने याद रखना है, ऑप्शन में पूछा जाएगा तो आपने बोलना है कि भाई ये एपेक्स मेंबर कमेटी है, ठीक है, एपेक्स मेंबर कमेटी। चलो, इसका क्या मतलब होता है, ये भैया तो मॉडिफाई करेगी या उस पर दोबारा सहमति बनाएगी या कोई चीज़ें प्रोक्योर करेगी, किसी लॉ को, रेगुलेशन को, जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड हो इंडिया में। मेनली यही करना होता है, इन्होंने रिवाइज करना होता है। 5% में कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन सी चीज़ों को ऐड करना है, कौन सी को हटाना है, 12% में कौन सी चीज़ें टैक्सेबल होंगी, कौन सी नहीं होंगी,
तो थोड़ा सा चेंज करना, सब कुछ करना, ये जीएसटी काउंसिल का काम होता है। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में बता देते हैं हम। 33 मेंबर होते हैं, आपने याद रखना है, ठीक है। 33 मेंबर होंगे, 31 मेंबर तो इसमें होते हैं भाइयों, 28 तो हमारे स्टेट हैं और 3 हमारी ऐसी यूटी हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। अब 3 यूटी हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, ये आंसर यहाँ पे है। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। कौन देगा? आप दोगे। नहीं पता लगेगा तो हम देंगे, ठीक है। तो आपने कमेंट करना है 3 वो यूटी कौन सी है जहाँ पे अपनी विधानसभा है। आपको पता है दिल्ली भी है, चंडीगढ़ है या नहीं है? चंडीगढ़ नहीं है। तो ऐसे ही 2 यूटी और आपने बता दिए जहाँ पे इनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। 33 में से 31 मेंबर आपको बता ही दिया हमने। 2 मेंबर आपके सेंटर से होंगे। 2 मेंबर कहाँ से होंगे? आपके सेंटर से होते हैं। कौन कौन से होंगे वो भी हम बताएंगे। तो साथियों सबसे पहला जो मेंबर होगा, चेयरपर्सन होगा, वो होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो लेटेस्ट कौन थे? निर्मला सीतारमन, वो आपके यहाँ पे चेयरपर्सन की तरह काम किया उन्होंने। सेकंड है आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस एज अ मेंबर। अब यही वो बंदे 2 हैं जो आपके सेंटर से लिए गए हैं। एक तो मेन ये फाइनेंस मिनिस्टर, एक फाइनेंस के साथ साथ में स्टेट मिनिस्टर भी होती है ना, रेवेन्यू और फाइनेंस का, वो भी इसमें होता है। 2 मेंबर ये होते हैं, 31 मेंबर आपके स्टेट से होते हैं यूटी से, तो टोटल हो जाते हैं 33 मेंबर, ठीक है। ये कॉलेजियम ये समझना आप कि आपकी कमेटी के मेंबर्स का समझना कितने हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन अदर मिनिस्ट्रीज नॉमिनेटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट। अब हर स्टेट गवर्नमेंट के भी इसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स ही आएंगे, ठीक है। तो क्योंकि पूरा का पूरा काम ये फाइनेंस का होता है। अच्छा साथियों, अब बारी आ जाती है आपकी मोस्ट अवेटेड बिना बोरिंग के मॉक टेस्ट की। तो चलो मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करवाएंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज़ बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी। जीएसटी में कौन कौन से टैक्स हैं जो सम्मिलित हो चुके हैं, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन है आपके सामने, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट या ऑल ऑफ द अबव। वैट होता है आपका वैल्यू एडेड टैक्स, आपसे पूछा भी था आपने कमेंट बॉक्स में, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ये सारे के सारे जो टैक्स हैं वो सब्ज्यूम हो चुके हैं जीएसटी में, इसलिए आंसर आपका डी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन बोला जाएगा जीएसटी इज लेवाइड ऑन सप्लाई ऑफ। अभी ये समझ में आता है ना, ये वसूलना होता है एक तरह से, उगाही करना है ना। ये वैसे वसूली भाई वाला वसूलना नहीं है, ये होता है कि जैसे कहते हैं ना टैक्सेबल है, टैक्स लगाना है उस चीज़ पे। तो आपने बताना है कि किन सर्विसेज पे नहीं लगाया जाता। एल्कोहल, लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, टबैको, हेल्थ केयर सर्विस या ऑल ऑफ द अबव। अब बताओ इनमें से क्या होगा। तो एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन तो देखो आपका राइट आंसर है ही है, लेकिन टबैको प्रोडक्ट का भी लिखा हुआ था, तो अब 2 तो टिक कर नहीं सकते, तो इसलिए आपका आंसर टिक करोगे फर्स्ट को, ठीक है। हु विल नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेवाइड अंडर CGST एक्ट। कौन नोटिफाई करता है रेट ऑफ टैक्स को? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी काउंसिल या स्टेट गवर्नमेंट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। साथियों ये बड़ी बात है, करने को तो आप इस पे टिक कर सकते हो, ठीक हो जाएगा ये, लेकिन अगर ये वाली लाइन लिख दी ना तो ये वाली लाइन ही होगी। अब आप बस ये याद रखना, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे। जीएसटी एक कंप्रीहेंसिव टैक्स रिजाइम है जो कवर करता है आपका गुड्स को, सर्विसेज को, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स सर्विस एंड इंपोर्ट। अब आपने बताना है क्या चीज़ आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग का है ना। मोस्टली बच्चों को ये आंसर लग रहा होगा, मोस्टली 50% को ये लग रहा होगा। तो अब आपने कमेंट करना है, पीडीएफ आपको दी है, थोड़ा सा पढ़ना उसको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल है, फिर आप मुझे इसका आंसर करके बताना कि सी होगा या डी होगा। पीडीएफ जो आपको मिलेगी उसमें हम आंसर्स आपको डार्कन करके भेजेंगे, आप पीडीएफ देख लेना प्लस मेंबर पे। व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, जो आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? तो साथियों वैलिडिटी उसकी जब तक होती है जब तक आप उसको कैंसिल ना करो। साल से कोई मतलब नहीं, 5 साल से कोई मतलब नहीं, सिंपल यही है, जब आप कैंसिल कराओगे तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो आपका बना रहेगा। अच्छा बच्चों, एक चीज़ बतानी है आपको, बताऊंगा मैं।
अब आपको लगता होगा जीएसटी के बारे में सर ने कोई खास ज़्यादा नहीं बताया, तो अगर वो पूरी की पूरी पीडीएफ देखोगे 160 से ज़्यादा उसमें पेजेस हैं, 160 पेजेस पूरा का पूरा एक्ट अगर हम पढ़ेंगे ना, तो ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप 1 या 2 नंबर तो लेके आओगे जीएसटी के पेपर में, लेकिन जो 60 नंबर है ना उनमें आप पिछड़ जाओगे। तो ये सोच के बिल्कुल भी मत चलना कि जीएसटी का पूरा एक्ट आपने पढ़ना है, लेकिन आप क्या करोगे, पीडीएफ को ओपन करके उसको गो थ्रू कर लो, जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है आप भी नोट कर लेना उसको, जैसे हमने कुछ नोट किया है, ठीक है। तो ये क्लास ऐसे ही होंगी, पूरे के पूरे 160 पेज हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, बिकॉज वो एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होगी, नंबर आपके आएंगे नहीं उससे। अगर केवल जीएसटी का पूछा होता या दो या 3 एक्ट हमसे पूछे होते तो हम पूरा का पूरा उसको पढ़ते, गो थ्रू करते, लेकिन सिलेबस ऑलरेडी इतना वास्ट है कि आप एक चीज़ को कंप्लीट करने से बेटर ये है कि सारी चीज़ों में से आप लगभग पैटर्न को पढ़ो, ताकि मोस्टली टॉपिक से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ आपकी जीएसटी से नहीं बनेगी, ओवरऑल कट ऑफ आपकी पोस्ट स्पेसिफिक से ही बनेगी, ठीक है। तो ऐसी ही क्लासेस आती रहेंगी। पीडीएफ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। हमारा डिटर एएसओ एसएसए और एसओ टारगेट का प्लस मेंबरशिप का ग्रुप है टेलीग्राम पे। कैसे जुड़ना है, आपने हमसे मन्नत ऑफिशियल 14@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। बाकी पेरेंट ग्रुप है जो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम, आप उस पर जाके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो मिलते हैं साथियों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।